नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर MCQ का। देखिए आज से हम क्या कर रहे हैं कि एक नए सीरीज़ एक नए पैटर्न का स्टार्ट कर रहे हैं। इस पैटर्न और सीरीज़ में क्या होगा कि हम डेली 10 या 15 क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के दौरान जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कोई एक क्वेश्चन है, वहाँ पे 4 ऑप्शन होता है और 4 ऑप्शन के साथ साथ एक ही ऑप्शन सही होता है और उसके साथ जो बच जाता है जो 3 ऑप्शन, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर लेंगे कि उस किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट से है। तो इससे क्या होगा कि 15 क्वेश्चन तो हमारा बन ही रहा है, उसके साथ साथ जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम आपको एक बात बता दें कि ये वीडियो जैसे समाप्त होता है तो अपना फीडबैक एक बार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फीडबैक ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप जिस तरह से बताएंगे उस तरह से ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू रखना डिसाइड करेंगे। बाकी आपको एक चीज़ और बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप सेंट्रल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछने का संभावना रहेगा। बाकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से ही डिसाइड होगा कि वीडियो को मतलब या सीरीज़ को डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू करना है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो MCQ के तौर पे जितने भी क्वेश्चंस होगा वो सारा हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल अभी आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है या एग्रो पाठशाला लिखेंगे तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का अगर हम बात करें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन का, तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट से है और क्वेश्चंस का बात करें तो ये है कि द क्राइटेरिया ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन द प्लांट वाज गिवन बाय, यानी कि कह रहा है कि जो इसेंशियलिटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट है, क्राइटेरिया जो होता है कि कौन सा एलिमेंट जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होगा वो क्राइटेरिया किसने दिया था। पहला ऑप्शन है DJ निकोलसन ने, दूसरा है आर्नोल्ड शॉर्ट ने, तीसरा जेस कानवरले और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो राजेंद्र प्रसाद है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या होता है। देखिए थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट, जब भी कोई प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपना न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट जब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए, उसे हम प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसेंशियल क्या होगा, उसका जो क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये एलिमेंट का ये क्राइटेरिया होना चाहिए तभी जाके वो प्लांट न्यूट्रिएंट होगा, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो क्राइटेरिया किसने दिया था तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन की अगर बात करें DJ निकोलसन, इन्होंने 1962 में यानी कि 1962 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट बताया था। अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो फ़ायदेमंद है, जैसे उसके लिए इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट ना होकर बेनिफिशियल है कि प्लांट में अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर एब्जॉर्ब करता है तो उससे स्पेशल बेनिफिशियल मिलेगा, तो स्पेसिफिक क्रॉप के लिए होता है। तो बेनिफिशियल और इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। देखिए प्लांट न्यूट्रिएंट के जहाँ तक अगर हम बात करें तो 1939 में यानी कि 1939 में आर्नोल्ड शॉर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट दिया था। और उस समय इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो उस समय 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट था। 1987 में क्या होता है कि PF ब्राउन के द्वारा निकेल्स जो है इसको एलिमेंट रखा गया और 2010 में PF ब्राउन के मतलब प्रयासों से 2010 में निकेल को ऐड कर दिया गया इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के तौर पे। और इस तरह करके 16 ना होकर आज इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की संख्या कितना है तो 17 है। आपसे पूछ लिया जाए कि नया वाला जो प्लांट न्यूट्रिएंट है जो इसेंशियल है वो कौन सा ऐड हुआ है तो निकेल हुआ। कब ऐड हुआ तो ऐड तो हुआ 2010 में, लेकिन इसको खोजा गया था कब, अगर 1978 में। किसके द्वारा, तो PF ब्राउन के द्वारा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आर्नोल्ड शॉर्ट नामक वैज्ञानिक ने है। और इन्होंने 1954 में सिर्फ आर्नोल्ड ने इस कंसेप्ट को फिर से डिफाइन किया और क्राइटेरिया न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था। उसके बाद अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो इन्होंने स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जो स्लो नाइट्रोजन रिलीज फर्टिलाइजर होता है उसे हम स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था।
अब देखिए उसके साथ जैसे हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्राइटेरिया आपको हमने बताया था कि ये इसेंशियलिटी यानी कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया किसने दिया था? आर्नोल्ड और शॉर्ट नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था? तो 1939 में। उसके बाद इन 1944 यानी कि 1954 में आर्नोल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया था। अब देखिए इसेंशियली किस लिए? इसेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इसेंशियल होना चाहिए। चूँकि वेजिटेटिव पार्ट बनेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, तभी जाके क्रॉप कोई भी हायर प्रोडक्शन दे सकता है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया था वो आर्नोल्ड और शॉर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए इसेंशियल 3 तरह से था, मतलब 3 क्राइटेरिया था। अगर इस तीनों क्राइटेरिया का फुलफिल करता है तो वो एलिमेंट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के तौर पे जाना जाएगा। जैसा पहला था कि इन द ऑब्सेंस ऑफ इट देम प्लांट कैन बी नोट इट लाइफ साइकिल, यानी कि कह रहा है कि अगर किसी भी प्लांट में किसी एलिमेंट का प्लांट न्यूट्रिएंट का अब्सेंट हो जाना यानी कि अनुपस्थिति हो जाना, वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है तो वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं करेगा, तब जाकर वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आएगा। उसके साथ दूसरा देखेंगे एलिमेंट मस्ट बी द स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, यानी कि कह ये रहा है कि अगर किसी प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट का कमी है तो उसका रिप्लेसमेंट वही एलिमेंट करेगा, ना कि अदरवाइज दूसरा एलिमेंट करेगा। अगर नाइट्रोजन का कमी है तो वो नाइट्रोजन ही उस मतलब एलिमेंट और प्लांट न्यूट्रिएंट को भरपाई करेगा, ना कि किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा होगा। तीसरा ये कह रहा है कि एलिमेंट मस्ट बी द डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के जितना भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है इंटरनल या एक्सटर्नली, उसमें जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसे हम मतलब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के क्राइटेरिया में फुलफिल करेगा और उसमें रखेंगे। तो इस तरह से करके 17 प्लांट न्यूट्रिएंट है जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बाकी इन फ्यूचर में कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसको एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के तौर पर माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि पोटैटो क्या है? मॉडिफाई रूट है, स्टेम है, मॉडिफाई फ्लावर है, मॉडिफाई लीफ है। देखिए पोटैटो का अगर बात करें जनरली, अगर बोटनिकली भी देखें तो पोटैटो का क्रोमोसोम नंबर होता है 48 और जितने भी सोलेनेसी फैमिली होता है उसके क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। और इसका बात करें ओरिजिन प्लेस का तो पेरू होता है, पेरू का बोलते हैं ट्रॉपिकल अमेरिका। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पोटैटो का प्रोपागेशन हम क्या किससे करते हैं? तो ट्यूबर से करते हैं। और ये किसका मॉडिफाई फॉर्म है? तो ये स्टेम का मॉडिफाई फॉर्म है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम होता है, यानी कि स्टेम। जैसे आप देखते होंगे प्रोपागेशन करते होंगे तो जो पोटैटो होता है उसका ट्यूबर को काट लेते हैं जहाँ से आई निकला हुआ रहता है, और वहीं से प्रोडक्शन मतलब वहीं से प्लांट को ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, फिर ट्यूबर बनता है, फिर प्रोडक्शन के तौर पर हम लेते हैं। तो ये स्टेम हम जो मॉडिफाई स्टेम है उसी को पोटैटो मॉडिफाई स्टेम फॉर्म कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मॉथ बीन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मॉथ बीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में होता है। यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट है जहाँ पे मॉथ बीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? देखिए मध्य प्रदेश से अगर बात करते हैं तो जितने भी टोटल पल्सेस होता है वो पल्सेस के लिए मध्य प्रदेश सबसे आगे होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे पहले होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन अभी का जो एनुअल डाटा है 2024-25 का, तो ये महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश सोयाबीन का करने लगा है। बाकी अगर हम बात करें राजस्थान में जितने भी जैसे फेनुग्रीक हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, फेनल हो गया, ये सारी चीज़ का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। और सीड स्पाइसेस भी राजस्थान में ही है। जैसे सीड स्पाइसेस की बात करें तो अजमेर राजस्थान में ही सीड स्पाइसेस का इंस्टीट्यूट है। उसके साथ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो राजस्थान ही होगा, क्योंकि मॉथ बीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करते हैं तो राइस और वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। अगर वहीं काऊ मिल्क का बात करें तो ये यूएसए सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र का बात करें तो जैसे आप देखते होंगे कि कॉटन के बारे में जनरली सुनते होंगे कि गुजरात में है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार जो महाराष्ट्र है वो कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर रहा है। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि द मेथड ऑफ
चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ इरिगेशन इम्प्लॉयड फेयर इज द सरफेस अंडर लूटिंग। मतलब ये कह रहा है कि इरिगेशन का वो कौन सा मेथड है जो हम इरिगेट करते हैं कैसे एरिया में, तो अंडर लोटिंग एरिया में, यानी कि अंडुलेटिंग का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ एरिया। एक ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लैट नहीं है, अंडर लोटिंग है यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें हम इरिगेशन का कौन सा मेथड यूज करते हैं? ड्रिप इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। ड्रिप की अगर हम बात करें तो इसी को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं और इजराइल से लाया गया है। कब लाया गया था? तो 1960 में ये इजराइल से लाया गया है और सबसे पहले इजराइल में ही स्टार्ट हुआ था। और इजराइल से अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ इरिगेशन है वो इजराइल में ही होता है। फरो इरिगेशन की बात करें तो पोटैटो शुगर केन में फरो इरिगेशन होता है। फरो इरिगेशन कैसा होता है? तो ये एक फरो और रीच जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे मान लो कि ये फील्ड है, इसमें एक क्यारी बना देना, क्यारी के साथ साथ जो मेड है उसको बनाना, तो मेड को हम फरो रीच बोलते हैं। और जो ये क्यारी के बीच की लाइन है इसे हम फरो बोलते हैं। इसमें पानी को सप्लाई करना, जैसे पोटैटो वगैरह होता है, जैसे अर्थिंग अप करते हैं तो उसके बीच का जो रो होता है उसे फरो कहते हैं और उस फरो में इरिगेशन को अप्लाई करना फरो इरिगेशन कहलाता है। तीसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन जो होता है वो प्रेशराइज इरिगेशन होता है और इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी होता है ड्रिप इरिगेशन के बाद सेकेंड स्थान पे इसी का होता है। यानी कि ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर इफिशिएंसी होता है वो 90% मोर देन होता है और स्प्रिंकल में 80 to 95% वाटर इफिशिएंसी होता है। यानी कि अगर आप 100 लीटर पानी स्प्रिंकल इरिगेशन से दे रहे हैं तो जो 85 से 90 लीटर जो पानी है, मतलब 85 से 90 लीटर जो पानी है वो पानी क्या हो जाएगा कि यूज हो जाएगा, बाकी 10 से 15 पानी जो लॉस हो जाएगा इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण। तो स्प्रिंकल इरिगेशन। और इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर मतलब आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी स्प्रिंकल इरिगेशन है, क्योंकि अंडरलोटिंग एरिया में हम स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि एरिया कैसा भी हो पानी का सप्लाई इक्वल हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे अंडरलोटिंग एरिया है और स्प्रिंकल इरिगेशन से हम करते हैं। फ्लड इरिगेशन का मतलब है कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगा, कोई भी लिमिटेड नहीं रहता, सीधे हम पानी को छोड़ देते हैं रैंडमली, उसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि द फ्रूट रैपसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि जो रैपसीड और मस्टर्ड होता है उसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? पॉड होता है, ग्रेन होता है, सिल्कुआ होता है, उसके बाद क्रायोप्सिस होता है। देखिए क्रायोप्सिस की बात करें तो ऑल सीरियल्स जितने भी होते हैं उसमें फ्रूट टाइप क्या पाया जाता है? कैरियोप्सिस पाया जाएगा। बाकी रैपसीड मस्टर्ड की अगर बात करें तो सिल्कुआ पाया जाता है। इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो सी जो होता है वो राइट आंसर होता है। ग्रेन की बात करें तो वहीं जो फूड क्रॉप होता है उसे ग्रेन कहते हैं। पोड का बात करें तो पोड किसका फ्रूट टाइप होता है? तो ये पी का होता है, यानी कि मटर का जो पोड टाइप होता है मतलब फ्रूट टाइप होता है वो पोड होता है। छठा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है डिलेटिंग ऑफ द कॉटन, यानी कि सीड मे वाई डन विथ। कहने का मतलब ये है कि जो कॉटन का सीड है उसमें से जो कॉटन का बाहरी का जो फल्ज निकाल रहे हैं वो किसके माध्यम से निकालते हैं? देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है गिनिंग होता है, एक डिलेटिंग होता है। गिनिंग का मतलब होता है कि जो कॉटन है उसको सीड से रिमूव कर देना, डिलेटिंग कहलाता है। बाकी जब कॉटन को रिमूव करेंगे यानी कि फाइबर को रिमूव करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ें पाया जाता है जिसे फज कहते हैं, तो फज बच जाता है। तो सीड को हम अगर प्योरली लेना चाहते हैं तो उसमें हम कोई केमिकल यूज करके उस फज को रिमूव कर देते हैं, उसी को डिलीटिंग कहते हैं। तो डिलीटिंग किससे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड पहला ऑप्शन, दूसरा है सिट्रिक एसिड, चौथा है नाइट्रिक एसिड और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से जो भी उसमें सीड में फल्ज जो लगा होता है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाता है, फिर हम सीड को किसी पर्पज़ से हम यूज़ कर लेते हैं। सातों क्वेश्चन की बात करते हैं कि RMO, यानी कि RMO का अगर हम बात करें तो ये RMO 40 किसका वेराइटी है, किस क्रॉप का वेराइटी है? मॉथ बीन है, मूंग बीन है, हॉर्स बीन है और उड़द बीन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए किसका होगा और ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ा जा रहा है तो कमेंट में बता के ही जाइएगा। उसके साथ साथ हम आठवां क्वेश्चन की बात करें तो इंसेक्ट बॉलवर्म इज कमर्शियली फाउंड, मतलब जो इंसेक्ट है बॉलवर्म, जैसे आपको पता है कि बॉलवर्म जो होता है किस क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसके लिए इसको इस डिजीज़ मतलब इस इंसेक्ट से बचाने के लिए हम बीटी जो कॉटन है उसका भी यूज़ किए, बीटी कॉटन को मॉडिफाई, यानी कि ये क्या है, ये ट्रांसजेनिक जीन है और इसमें बैसिलस यूरेंसिस जो होता है बैक्टीरिया उसको इंसर्ट किया गया है ताकि ये क्या करेगा, वॉलवर्म को जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे नष्ट कर देगा और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब नष्ट हो जाएगा तो वो इंसेक्ट ग्रो करना बंद हो जाएगा और हमारा जो क्रॉप है वो ईजिली सेव हो जाएगा। तो आपको हमने इस कंसेप्ट को नहीं बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, मेज होगा, वीट होगा, राइस होगा,
होगा, कॉटन होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। बाकी अगर बात करें कॉटन में बॉलवर्म 3 प्रकार का होता है, एक पिंक बॉलवर्म लगता है और दूसरा लगता है स्पॉटेड बॉलवर्म और तीसरा लगता है जो इंसेक्ट बॉलवर्म है वो अमेरिकन बॉलवर्म जिसे बोलते हैं। तो 3 इंसेक्ट लगा, कौन सा? अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द मेज फ्रॉम द इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही इरीगेशन है, यानी कि इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है, मतलब जो क्रिटिकल स्टेज है मेज का, वो कौन सा है? देखिए मेज में क्रिटिकल स्टेज 2 होता है, एक होता है सिल्किंग स्टेज, एक होता है टेसलिंग स्टेज। टेसलिंग की अगर हम बात करें तो ये मेल पार्ट होता है, सिल्किंग की अगर हम बात करें तो ये फीमेल पार्ट होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा है ड्रॉट कंडीशन। देखिए ड्रॉट कंडीशन में तो हम नहीं देंगे, लेकिन क्रिटिकल स्टेज की अगर बात करें तो जो फीमेल और मेल पार्ट होता है ये क्रिटिकल स्टेज हो जाता है। और इसमें भी अगर एक चुनना हो तो वो सिल्किंग जो स्टेज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिल्किंग स्टेज को क्रिटिकल स्टेज मानते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, इसमें बहुत दिया हुआ है तो बहुत राइट आंसर होगा। टेसलिंग जो होता है मेल पार्ट होता है और सिल्किंग जो होता है फीमेल पार्ट होता है। और इस तरह करके मेज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिटिकल स्टेज क्या है, तो वो टेसलिंग और सिल्किंग है। बाकी मेज के बारे में बात करें तो 20 क्रोमोसोम नंबर होता है, मैक्सिको ओरिजिन प्लेस होता है, जिया मेज का बोटनिकल नेम होता है। और जिया मेज के साथ साथ अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं तो यूएस में हम डेंट कॉन्ट जो होता है उसका हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है ग्रोइंग ऑफ द कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड द जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी फील्ड में जब कोकोनट, ब्लैक पेपर और जिंजर को एक साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं सेमी फील्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला रिले क्रॉपिंग, दूसरा इंटर क्रॉपिंग, चौथा मल्टीपल क्रॉपिंग, और पांचवा जो है हमारे पास यानी कि चौथा डी ऑप्शन मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग। अब देखिए बात करते हैं रिले क्रॉपिंग क्या होता है। रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जनरली आप देखते होंगे कि कोई क्रॉप हम ग्रो किए, उसको हार्वेस्ट किए, फिर दूसरा क्रॉप लगा दिए। लेकिन रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि मान लो कि कोई क्रॉप हम ग्रो किए, उसके हार्वेस्टिंग से कुछ समय पहले ही दूसरा क्रॉप लगा दिए। मान लो कि ये है क्रॉप हम ग्रो किए, यहाँ पे हम हार्वेस्ट किए, लेकिन हार्वेस्ट से तुरंत पहले, थोड़ा दिन पहले हम एक सोइंग कर दिए, और फिर हम दूसरे क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले हम सोइंग कर दिए। यानी कि रिले क्रॉपिंग का मतलब ये है कि जो सोइंग ऑफ क्रॉप है बिफोर आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि हार्वेस्टिंग क्रॉप करने से पहले हम क्या करते हैं कि सोइंग कर देते हैं, तो उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे आप जनरली देखते होंगे कि कोई एक क्रॉप लगा हुआ है, स्टैंडिंग है, और उसमें हार्वेस्टिंग का 10 दिन बचा हुआ है, उससे पहले हम कोई क्रॉप ग्रो कर दिए। इससे क्या होगा कि जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे प्राइमरी क्रॉप को, तो जो दूसरी क्रॉप होगा वो उसके पास मतलब बहुत समय मिल जाएगा और वो ग्रो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। तो इसलिए हम रिले क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं। तो रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट हमने बता दिया। बाकी इंटर क्रॉपिंग का अगर हम बात करें तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर देन क्रॉप, यानी कि एक ही फील्ड में 2 प्रकार के क्रॉप को ग्रो कर देना, 2 क्रॉप को ग्रो कर देना साइमल्टेनियसली, उसे हम इंटर क्रॉप कहते हैं। इंटर क्रॉप 2 प्रकार के अगर हम मान सकते हैं, एक मिक्स क्रॉप होता है, एक होता है इंटर रो क्रॉप। इंटर रो क्रॉप का मतलब होता है एक फिक्स रेशियो के साथ जब हम करते हैं तो उसे इंटर क्रॉप कहते हैं। मिक्स क्रॉप कहते हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑफ सीड को मिला देते हैं और रैंडमली छीट देते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देते हैं फील्ड में, तो उसे हम इंटर क्रॉप कहते हैं, मल्टीपल क्रॉप कहते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे हमने आपको बताया कि 2 और मोर देन क्रॉप को एक साथ साइमल्टेनियसली मिलाते हैं और उससे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग हम करते हैं 2 क्रॉप को ग्रो करते हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो के साथ, एक फिक्स रो के साथ, डिफाइंड रो के साथ, तो उसे हम इंटर क्रॉप कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का आंसर का अगर बात करें तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग हो जाता है। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि किसी फील्ड में डिफरेंट हाइट के तौर पे, मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट हम ग्रुप करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे बताया गया कि कोकोनट के जो प्लांट होता है बड़ा होता है, ब्लैक पेपर होता है उससे छोटा होता है, जिंजर जो होता है उससे छोटा होता है। इससे क्या होगा कि प्लांट का जो भी, जैसे मान लो कि सनलाइट का अपटेक है, तो इस सनलाइट अपटेक करने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ें के प्रॉपर ग्रोइंग हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी फील्ड में बचा हुआ एरिया है उस एरिया का भी यूटिलाइज हो जाएगा, इससे करके हमारा प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग ज़्यादा करते हैं। अब एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया है कि जो रिले क्रॉपिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का नहीं होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में इसको नाम अलग दिया गया है। जैसे एक होता है यूटेरा क्रॉपिंग और एक होता है पैरा क्रॉपिंग।
तो पैरा जो यूज होता है वो बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और उसके साथ साथ उतेरा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उतेरा फार्मिंग का यूज़ करते हैं। देखिए रिले क्रॉपिंग है लेकिन नाम इसका अलग अलग है, यूटेरा और पैरा क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। यूटेरा हम बात करें छत्तीसगढ़ में और एमपी में होता है, और पैरा क्रॉपिंग की बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए आज के लिए 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, बाकी अगर हम आपका फीडबैक का इंतजार करेंगे। अगर फीडबैक आपका सही रहेगा तो डेली से आपको 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उस तरह एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बताते रहेंगे, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चन कल हम टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर लिंक आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इतना मेहनत करने के बाद ये पीपीटी तैयार होता है। और फिर इस पीपीटी को एमसीक्यू पे बदलना और वहाँ पे टेलीग्राम पे डालना तो काफ़ी थोड़ा मेहनत का काम है। तो आपसे थोड़ा सा अनुरोध है कि अगर इफेक्टिव लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्त में शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाकी इंतजार करेंगे आपके फीडबैक के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।